कि बिल को तो संसद में पास करवाया गया है, ऐसे आपके पास क्या कोई पुराना रेफरेंस है और तर्क है? मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के ही खुद ही जजमेंट दिया है, जिसमें आपको मैंने खुद बोला है सबरीमाला का जजमेंट है। इसके साथ में मैंने बहुत सारे जजमेंट आपको बोला भी हूँ। यदि आप कहते हैं तो दोबारा मैं आप उन जजमेंटों को फिर से रिलाय करे दे रहा हूँ। यह ध्यान भी रखना है कि कानून के द्वारा कानून के लिए किया जाता है। यह भी ध्यान रखना है कि संविधान की सुरक्षा चक्र के लिए किया जाता है। यह भी ध्यान रखना है कि कोई भी पूजा और प्रथा जो होती है उस ये पीढ़ी दर पीढ़ी यदि बढ़ जाए तो उसको संबंधित नियम कोई भी नया ला करके उसको रिवोल्ट नहीं किया जा सकता या उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो रतिलाल का जजमेंट है, दिलका कमेसी का जजमेंट है, इसके साथ में सबरीमाला, संथालाल और विभिन्न प्रकार के सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में खुद अपना एक जजमेंट दे दी और उस जजमेंट में स्पष्ट कर दिया कि भारत देश में जो वक्फ बोर्ड का जजमेंट आज से जो भी होगा वो इसको रिलाय करेगा और इसको पास करने के लिए यह भी बोला कि कोई भी जजमेंट पारित हो इसको देख करके पारित किया जाए। जी, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता जावेद अहमद, AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी सहित अन्य लोगों ने याचिका दायर की है। क्या कोर्ट इन सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करेगा और आपकी याचिका में ऐसा अलग होगा जिसके ऊपर आपको इतना भरोसा है कि ये वक्फ कानून रद्द हो जाएगा? मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट में मैं प्रैक्टिशनर लॉयर हूँ। कौन क्या फाइल किया है मुझे नहीं पता है, पर मैं अपनी पिटीशन और अपने आर्गूमेंट पर भरोसा रखता हूँ। मुझे क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट किस बातों को मानेगी किसको नहीं मानेगी ये तो मैं नहीं जानता, पर मेरे ग्राउंड्स के साथ में पिटीशन होगी। मेरी सारी चीज़ों के साथ में जो फैक्ट है केस का, क्वेश्चन ऑफ लॉज है, जो ग्राउंड्स है और उसके साथ में जो इंटरिम चीज़ें हैं उन सब के साथ में मैं खड़ा हूँ। बाकी के पिटीशन के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। सर, मेरा आखिरी सवाल है, एक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वक्फ बिल के बाद अगला नंबर कैथोलिक चर्च के है, उसके अगले धर्मों का होगा। ये तो भविष्य की बात है, ये आप लोग समझ सकते हैं। मुझे इसके बारे में तो कोई जानकारी अभी तक नहीं है। जब होगा उस बिल के बारे में कुछ आएगा, वो भी एक्ट बनेगा तो हम उसमें अभी हम लोग खड़े होंगे और उसमें जो गलत है उसको गलत कहेंगे, जो सही है सही को सही कहेंगे। सर, लोकसभा और राज्यसभा को क्या चैलेंज करेगा ये बिल, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि राज्यसभा और लोकसभा को कभी चैलेंज नहीं किया जाता है। वहां पर कोई भी बिल बनता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होता है, हमेशा आर्टिकल्स में दिया हुआ है स्पष्ट। आप आर्टिकल्स 140 से लेकर के ऊपर पूरा पढ़ लीजिए कि कोई भी रिवाइज कुछ भी हो और एक्ट वो आर्टिकल्स और इसके साथ में फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी का कंप्लीट यदि कहीं पर भी वायलेशन होता है उसको रिवाइज करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी को फिर से दोबारा वो रिकमेंड कर सकता है कि इसको आप सुधार करिए। यह जनता के अधिकारों का, कानूनों का, मूल अधिकारों का, स्वतंत्रता का, व निकाय का, इनका सबका हनन कर रहा है। इसलिए इसके आधार पर यहाँ पर स्वतंत्रता जहाँ पूरी तरीके से बाधित हुई है। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी कमेटी जितनी ड्राफ्ट की गई है वह कमेटी का चेयरपर्सन सिर्फ कलेक्टर को बनाया गया है और वो कलेक्टर के पास पूरा डिसाइड करने का पावर दे दिया गया कि वक्फ बोर्ड की जमीन है या सरकार की होगी, संबंधित व्यक्ति की होगी या किसी फार्मर की होगी, किसान की है या फिर किसी गरीब आदमी की है या फिर किसी अनाथ की है। इसने अपनी जमीन को डोनेट करके इस देश को छोड़ करके पाकिस्तान चला गया या बांग्लादेश चला गया या म्यांमार चला गया। इसके बाद उसकी अपील नहीं होगी। ये कंप्लीट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कंप्लीट वायलेशन ऑफ द एक्ट है, ये कंप्लीट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल्स है, प्रेम्बल्स के मैं यदि 2-3 लाइनें भी आपके सामने पढ़ दूंगा तो आपको इस चीज के बारे में पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि भारत देश का जो संविधान है वो कहाँ पर टिकेगा और कहाँ पर नहीं टिकेगा। इसलिए मैं इस चीज को आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जो भी ये भारत देश में सारी चीजें हुई हैं वो कहीं भी टिकने वाली अब नहीं है। इसके लिए मैं आप लोगों से सबसे बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत देश का है वो उसका प्रेम्बल्स ही कहता है कि इन चीज़ों को नहीं अलाउ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भारत देश एक सौहार्दपूर्ण, स्वतंत्रता, अखंडता, संप्रभुता सबको बना के रखने वाला कंट्री है, न कि किसी एक धर्म विशेष को लेकर के। इस आधार पर ये सारी चीज़ें चैलेंज होंगी और इस आधार पर ये ग्राउंड सारे हमारे कोर्ट में टिकेंगे। और इसके साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें जहाँ पर होगी वो अपने आप सारी चीज़ें खत्म होगी और स्टे भी लगेगा। सर, एक सवाल और इसमें, जैसे पहले जो था उसमें 2 साल, अगर कोई वक्फ का ऑफिसर है तो वो जमीन बेचता है उसको 2 साल तक की सजा थी और नॉन बेलेबल ऑफेंस था, लेकिन सरकार ने इसमें 6 महीने करके सजा घटा दी और उसको बेलेबल बना दिया। तो सर, सरकार की मंशा क्या इसमें लग रही है आपको, किस तरीके से देखें? क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर दें। जो इससे पहले जो एक्ट था अमेंडमेंट से पहले, उसमें यह था कि वक्फ की जमीन अगर कोई वक्फ का मेंबर बेचता है चोरी करके
तो उसको 2 साल की सजा थी, इसमें जो प्रावधान था ठीक, और नॉन बेलेबल था, लेकिन इसमें सजा भी कम कर दी गई है और बेलेबल भी कर दिया। इसका मतलब ये है कि इसको ले आकर के जो भी व्यक्ति वक्फी जमीन खरीदना चाहता हो वो खरीद सकता है। दूसरा, वक्फ का कौन ओरिजिनल मालिक है, कौन उसका सदस्य है, किसके पास पावर है, तो वह भी नहीं पता चलेगा। आप भी वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, आप भी हैं, सभी लोगों ने एक एक आदमी को क्रमशः भेज दिया। एक ही खसरा नंबर है, एक ही प्रॉपर्टी नंबर है। जैसे वैसे समझिए कि एक ही फ्लैट को एक व्यक्ति ने आपको बेच दिया, तो उसी ऑनर ने ले आकर के दूसरे को बेच दिया, उसी आदमी ने तीसरे को बेच दिया। ये सारी चीजें जो भारत देश में है उसकी काफी बड़े लेवल पर व्यापकता के साथ ऐसी केसेस सिविल के बढ़ जाएंगी। इसीलिए तो इन्होंने डीएम को पूरा पावर दे दिया कि उस ऑर्डर को आप चैलेंज नहीं करोगे। डीएम यदि इस बार पावर में मतलब ऑर्डर पास कर दिया तो वो सारी चीजें नहीं करेंगे। आपके सवाल का जो जवाब था, प्रियम्बल्स की मैंने जो बात कही थी, प्रियम्बल्स की मैं लाइनों को पढ़े दे रहा हूं। आप सबको पता है कि उसमें 50-60 शब्द होते हैं, इसके साथ में पूरी चीजों को क्लियर हो जाएगी। We the people of India having the solemnized resolve to continue to India into the sovereignty, socialist, secular, democratic republic and to secure to all citizens। क्या कह रहा है? सेकुलर है, ध्यान रखना, समाजवाद, यह भी सोशलिस्ट है, यह भी ध्यान रखना, सोवेरिटी है, इसके साथ में जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली। जस्टिस सोशल यानी समाज में आपको बराबर बराबर का हक मिले, इकोनॉमिक तरीके से आपको बराबर प्लेटफॉर्म मिले, पॉलिटिकली आपका सब बराबर कंट्रीब्यूशन हो, इसको लेकर के। लिबर्टी टू थॉट्स एंड एक्सप्रेस, ब्रीफ, फेथ एंड वर्शिप, पूजा के लिए आपको प्रॉपर तरीके से जहां भी आप जिस देवी देवता को पूजा करते हैं आप करिए, पर ये इन साधु इक्वलिटीज ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, ये भी बोला जाए। ये सारी चीजों के साथ में प्रियम्बल से हमारा सब स्पष्ट कर देता है कि भारत देश में ये सारी चीजें नहीं है। ये भी बोला लास्ट लाइन में, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटीज एंड इंडिविजुअल एंड द यूनिट एंड इंटीग्रिटीज एंड द नेशन, यानी देश के प्रति आपका जो भाव है, वह देश के अखंडता के प्रति जो भाव है वह ये इस प्रकार से होना चाहिए जो कि प्रस्तावना में लिखा गया है। न कि यह भाव कि एक व्यक्ति रहेगा, एक मोनोपोली रहेगी, ऐसा भारत देश में एकाधिकारवाद इसको कहते हैं हम लोग, एकाधिकार, मोनोपोली, यह नहीं हो सकता। भारत देश के प्रियम्बल ही कहता है और इसको अमेंड भी किया जा सकता है, यह भी ध्यान रखिए।